गाइस, दिस इज उर्वशी गौड़ और आप देख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स अबाउट लिटरेचर। आई एम ऑल हियर अबाउट टू हाउ टू लर्न लिटरेचर, हाउ टू अंडरस्टैंड लिटरेचर एंड हाउ टू एक्वायर दिस नॉलेज। ओके, तो हम ये पढ़ रहे हैं। वैसे श्री गणेश किया जाए, श्री गणेश जी का नाम लेके तो हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स। मैंने शुरुआत की है, छोटी सी कोशिश है, छोटी सी। आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स जिनको समझ में नहीं आते, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसी में हम कोरिलेट करके भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री से रिलेट करेंगे, हिंदी से रिलेट करेंगे, तो थोड़ा समझ में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम दो पढ़ चुके हैं, एक था सिमिली, एक है मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको समझा दिया है। अब आज उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इट इज, हाउ वी understand it in poem, prose, plays, and how poets use this in Hindi, in English, in French, what they use, the subject, what words they use, and all is this. Actually literature is all about जैसे आप कपड़ों पे एम्ब्रॉयडर, एक कपड़े को, एक सिंपल चीज को सुंदर बनाने के लिए, एक सिंपल चीज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा कढ़ाई करवाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल लगवाते हैं, एक्स्ट्रा आप उस पे एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी। वैसे ही आप ये कह सकते हैं लिटरेचर में वर्ड्स की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जितना मैंने पढ़ा है या किसी जो टीचर्स हैं उनसे भी सुना है कि खूबसूरती, लिटरेचर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, हिंदी में कह सकते हैं साहित्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि पोएम्स की या लिटरेचर की एक सुंदरता बढ़ाने के लिए वर्ड्स का, हार्ड वर्ड्स, एक्स्ट्रा लिटरेरी टर्म्स यूज करना, एक्स्ट्रा लाइंस जोड़ना, एक्स्ट्रा मीटर यूज करना। एक और ये भी था कि शेक्सपियर जैसे मिल्टॉनिक सोनेट आया तो उन्होंने बोला कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बनाओ, फिर आया कि नहीं लिमिटेड होना चाहिए, फिर आया कि मीटर आप बढ़ा सकते हैं। मिल्टॉनिक सोनेट में मीटर लिमिट था, एक मीटर की लिमिट होती थी कि आप इस मीटर में लिखिए, या वर्ड्स इतने यूज करने हैं आपको, इससे ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, या आपको बस इतने ही लिटरेरी टर्म्स यूज करने हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये भी एक टाइम था, ऐसा ही शेक्सपियर के वक्त था। फिर धीरे धीरे अब जो आप देखेंगे मॉडर्न पोएम्स में आपको मीटर थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने बोला नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम मीटर बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ाएंगे। वैसे ये वो क्या होता है कि ये गाए जाती हैं, पोएम्स जो है वो गाई जाती हैं, इसीलिए वो उसी हिसाब से बनाते थे। ये सब भी गाए जाते थे, आज आप पढ़ रहे हैं तब वो ये सब गाए जाते थे, पोएट्स गाए जाते थे। या जो हिंदी के आप दोहे हैं, आप अगर आप कबीर के दोहों से रिलेट करें तो पहले उन्होंने वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो सिर्फ गाते थे। बट इन ब्रिटिशर्स वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे और गाना भी जानते थे, तो वो डिफरेंस है। तो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो भी थोड़ी आप देखेंगे राग में बोले जाते हैं। जो प्लेज भी हैं, अगर आप पुराने प्लेज के अगर वीडियोस देखें, चाहे वो शेक्सपियर हो चाहे वो कोई भी हो, वो थोड़ा सा एक साउंड था। आज भी जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड वाले, वो थोड़ा राग में बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन्स नहीं बोलते। तो यही डिफरेंस है कि जैसे जैसे मैंने बोला लैंग्वेज ट्रेवल करती है, कल्चर ट्रेवल करता है। अगर लैंग्वेज का भी कल्चर चल रहा है तो वो भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, वो आप बदल सकते हैं। वैसे है जैसे आप कह सकते हैं कि गॉड पे पोएम लिखी गई, फिर आया फैशन पे पोएम लिखी गई, या किसी ने लड़की पे लिखी, एक गर्ल पे लिखी कि हाउ अ गर्ल इज लाइक दिस एटिट। आप एक वो भी देख सकते हैं कि सेंशुअस पोएम्स भी लिखी गई। तो वैसे ही है, एक हर चीज का ट्रेंड चलता है, हर चीज की अपने लिखने की, गाने की एक तरीका होता है।
तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ हमें जब पढ़ना पड़ता है तब हमें ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का कि ये यूज क्यों है। आप कोई चीज यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप कुछ पढ़ रहे हैं बट यू डोंट नो व्हाई वी रीड, व्हाई दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय द पोएट्स, तो उसमें सब गड़बड़ है। इसीलिए मैंने सोचा लिटरेचर पढ़ाया जाए, स्पेशली लिटरेरी टर्म्स। मैं पोएम्स भी पढ़ाऊंगी, मैंने पहले भी बोला है, तो वही बात है। इसीलिए तो जो था कि मैंने कहा था कि सिमिली, सिमिली में दो वर्ड्स थे, ठीक है। एक क्या था, एक मिनट, एक लाइक था, एक एज था, ठीक है। और फिर ये डिफरेंस था कि लाइक और एज जिसमें यूज होगा, एक सो भी है। सो क्या है कि पोयम में कम यूज होता है। जो सो वर्ड है वो आप प्लेज में, प्रोज में, इनमें देखेंगे। पोएम्स में आपको लाइक मिलेगा या सीधी ही पोएम्स, पोएम्स की जो लैंग्वेज है उनमें पुराने वर्ड्स भी यूज होते हैं, तो आप उनको देखिए, आप उनका थोड़ा सा भी ये भी देखिए कि कौन कौन से पुराने वर्ड्स यूज हुए हैं। जैसे यू है, यू को पहले दाई बोलते थे, THOI है ना, THOI दाई, यू को क्या बोलते थे, दाई, तो वो भी यूज हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक, तो वही बात है कि आपको इन सब की डिटेलिंग, अगर आप रिटन एग्जाम लिख रही हैं तो इन सब की डिटेलिंग आपको करनी चाहिए कि दीज वर्ड्स आर ओल्ड, कि पहले जो लिटरेचर में ऐसे वर्ड यूज होते थे, अब धीरे धीरे हो गया चेंज, अब सब जो वर्ड्स होते हैं उन पे ही आ गए, अब वो बात नहीं है। ये इस बात से सब एग्री करेंगे, कुछ कुछ करते भी होंगे। मैंने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो पुराना लिटरेचर है उसकी खूबसूरती, उसकी जो एक सॉफ्टनेस है वो एक डिफरेंट है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आज हम पढ़ेंगे मेटाफर, और मेटाफर में क्या होता है, लाइक एज सो यूज नहीं होता। तो और मेन डिफरेंस ये है कि जो कंपैरिजन है, इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, और मैंने यही बोला कि किसी की क्वालिटी, आप किसी की क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, एकदम उस इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, या वही नहीं आ जाता। जैसे दिस मैन इज अ गांधी, दिस मैन इज अ शिवाजी, ही फॉट्स लाइक अ शिवाजी, तो वही बात है कि अगर लाइक आ गया तो यानी वो शिवाजी के जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके जैसे उसने अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ाई की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी ही आगे, उनकी जो लड़ाई करने की क्वालिटी है वो उसमें है, ऐसा नहीं है कि वही है। जैसे कोई बहुत सुंदर मतलब whenever one person sings beautifully sings, and whenever a person has beautifully thought, doesn't matter he sings or not, she sings or not, but she has that impressive voice, तो उसको कह ही दिया जाता है कि अरे गाना आता है क्या आपको, प्लीज आप गाना गाइए, लता जैसी वॉइस है, लता जी या आशा जी जैसी वॉइस है, या श्रेया घोषाल की, तो वो श्रेया घोषाल नहीं है। श्रेया घोषाल एक पूरी एक अलग पर्सन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग पर्सन है। वो थ्रोट की क्वालिटी की बात हो रही है, आपके थ्रोट की, आपके आंखों की क्वालिटी। अब किसी की ब्लू आईज है तो ब्लू आईज से भी कंपैरिजन हो जाता है। अब किसी को समझाना हो, किसी की ब्लू आईज है, ऐश्वर्या की है ना ब्लू आईज, वैसे ही ब्लू आईज है उसकी, तो ये कंपैरिजन है। इसमें क्या होता है, लाइक और एज और सो लग गया, एज लाइक एज भी आ सकता है, एज भी हो सकता है, वो क्या हो गया, सिमिली हो गया। और जिसमें ये सब नहीं हो, जस्ट अ सेकेंड, जिसमें लाइक और सो नहीं हो वो क्या हो गए, वो हो गए मेटाफर। बस यही डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसमें डायरेक्ट उसको वही कह दिया जाता है, जैसे मैंने बहुत ही अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कंपैरिजन है। लाइफ इज लाइक अ रिवर, या लाइफ इज एज लाइक एज अ रिवर, ठीक है। लाइफ इज एज लाइक एज अ रिवर, ठीक है। एज भी आ गया, लाइक भी आ गया, तो वो क्या हो गया, सिमिली हो गया। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था, लाइफ इज अ रिवर।
तो ना लाइक है, ना एज लाइक एज है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो मेटाफर हो गया। और एक और बहुत स्पेसिफिक क्वालिटी, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक क्वालिटी, किसी की एक ही क्वालिटी, जैसे एकदम न्यूएस्ट एग्जाम्पल है, सबसे ट्रेंडिंग जो नेता हैं वो हैं पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब वो आए और उनका पहनावा देखा सबने तो बहुत ट्रेंड किया, मोदी जैकेट, मोदी जैकेट। तो जैकेट पहनने से कोई मोदी जी नहीं हो जाते, या किसी का आप डांस, कोई डांस कर रहा है, वो ऋतिक के जैसे डांस कर रहा है, तो वो मोदी जी नहीं हो जाएंगे, या वो ऋतिक रोशन नहीं हो जाएगा, वो पूरी अलग पर्सनैलिटी है। और जो डांस कर रहा है, मोदी जैकेट पहन रहा है, वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है। उन्होंने उसके, उनकी एक सिमिलर, उनकी एक जो सिमिलर क्वालिटी है वो उसमें है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो वही है। लेकिन कंपैरिजन एक प्रसिद्ध व्यक्ति की क्वालिटी से हो सकता है या नेचर से हो सकता है। सिमिली में या पोयम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रोज में देखें तो आप मैन टू मैन कर सकते हैं, बट जो पोयम्स होती हैं या जो पुराने प्लेज हैं उसमें क्या है कि नेचर से ही कंपैरिजन होता है, स्पेशली इन पोयम्स। ठीक है, तो पोयम्स में क्या होता है कि नेचर से कंपैरिजन होता है। उसकी आंखें ऐसी है, उसका जैसे चांद का टुकड़ा है ना, किसी की लड़की की बहुत खूबसूरत है, उसको बोलते हैं चांद का टुकड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद का कोई टुकड़ा उसके यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जैसे चांद इतने बड़े आसमान में एक अकेला होता है, तारे दिखते हैं पर एक ऐसे लगता है कुछ बहुत डिफरेंट, यूनिक लगता है, तो कहते हैं कि उसी का कोई एक टुकड़ा तेरे चेहरे में है। इसका मतलब उसका एक टुकड़े समान खूबसूरती उस लड़की की या उस लड़के के फेस पे है। तो वही बात है, खूबसूरती से कंपैरिजन हो गया। गाने देखिए आप, सॉन्ग्स देखिए जो हैं पुराने, उनमें अगर आप कंपैरिजन करें आपको गानों में बहुत बहुत मिल जाएगा। ब्लू आईज है ना, आज थोड़े इंग्लिश वर्ड्स आ गए पर समझ में आता है। ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, इसका मतलब ये नहीं है किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आजकल आप लेंस लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओरिजिनलिटी एंड स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए किसी की, किसी में उससे कंपैरिजन हो, उसी को सिमिली और मेटाफर कहते हैं। एक मैंने ये भी बात बोली थी कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंग्लिश में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दूं और मैं आपको समझा दूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। इसीलिए मैंने शॉर्ट में बताया है कैट वॉक और लॉयनेस वॉक। आप तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कैट ही वॉक करने आ गए, कैट की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है वॉक की, उसी को कहते हैं कि कैट वॉक। वो शी हैज अ कैट वॉक क्वालिटी। इसका मतलब कि उसकी जो चलने की क्वालिटी है वो कैट के जैसे, कैट जितनी क्योंकि किसी ने कभी ध्यान से देखा नहीं इसीलिए हमको नहीं समझ में आता, लेकिन मॉडल्स जब चलती हैं जब हमें समझ में आता है कि वो कितनी खूबसूरती से चलती हैं। तो वही बात है, नेचर से ही हमेशा कंपैरिजन होता है और किसी से आप नहीं कर सकते, स्पेशली इन पोएम्स। प्रोज में, प्लेज में, ड्रामा में आपको मिल जाएंगे, बट पोयम ऐसी चीज है जिसमें नेचर, वो कहते हैं ना कि कवि इतना गहरा सोच लेता है कि सागर की गहराई से भी शब्द निकाल लेते हैं। तो वही बात है पोएम्स में, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, वो इंग्लिश लिटरेचर हो, वो फ्रेंच लिटरेचर हो, हमेशा एक ही बात आप गौर से देखेंगे। वो बात ये है कि एक गर्ल की ब्यूटी, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, वो उसी के बारे में, मोस्ट ऑफ उसी के बारे में। और तो ये है, अब क्या कर सकते हैं। तो ओके, इम्प्लाइड कंपैरिजन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी। इम्प्लाइड कंपैरिजन यानी उसकी जो है वैसी की वैसी रिजेम्बलेंस उसमें है। जैसे कहते हैं कि आपकी बेटी, आप
ये जो लड़की है अपनी माँ पे गई है या ये लड़का अपने बाप पे गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आदतों में और दिखने में, जैसे दिखने में, और अगर आप नोटिस करें कभी जो ट्विंस होते हैं वो भी आदतों में, टेस्ट में डिफरेंट होते हैं, बट वो दिखते एक जैसे हैं। तो वही बात है। तो इम्प्लाइड कंपैरिजन का अगर किसी को हिंदी मीनिंग है कि परोक्ष तुलना। मैं हिंदी में इसीलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोली नहीं समझ पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको हिंदी में सरल तरीके से करके पढ़ा रही हूँ। हालांकि लिटरेचर है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला, इसीलिए मैंने सोचा हिंदी में सरल तरीके से, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाया जाए तो बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। वैसे ही अब मेटाफर का एक एग्जाम्पल है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। तो ये प्योर पोयम टाइप्स वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या। अब आई सी अ लिली, एक तो आप कंपैरिजन या मेटाफर या सिमिली या पर्सोनिफिकेशन ये सब तब पहचान पाएंगे जब आप इनको बोलना सीखेंगे। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं ना, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आपको नहीं समझ पड़ेगा। आप टीचर बोल देगा और आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। इसीलिए टुकड़ों में बोलिए। ये पोयम है, आप एक साथ एक लेसन की तरह नहीं बोल सकते। गैप रखिए हर वर्ड में। आप देखिए कहाँ पे गैप आना है, कहाँ पे नहीं आना है, तब आपको समझ में आएगा कि पोयम में कैसे पहचाने जाते हैं सिमिली, मेटाफर या लिटरेरी टर्म्स, पर्सोनिफिकेशन। अगर आप एक लेसन की तरह पोयम पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए आई सी, मैंने देखा, अ लिली ऑन दाई ब्रो, तो मैंने उनकी जो ब्रोज यानी अपनी ये जो आईब्रोज होती हैं इसके ऊपर एक लिली एक फ्लावर है, लिली एक फ्लावर है। आप देख लेना, किसी ने अगर लिली फ्लावर्स नहीं देखे, इंटरनेट पे पिक्चर्स हैं, आप देख लेना। अगर मेरे पास वैसे बोर्ड होते तो मैं दिखा भी देती। लिली एक फ्लावर होते हैं, बहुत फेमस हैं, थोड़े आजकल डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ आपके आसपास जो चीजें होती है ना, आप उन पे ध्यान रखिए। डेकोरेशन में आजकल वेडिंग्स में देखिए लिली, ऑर्किड्स, या सीरियल्स में भी बात होती है इन चीजों की, तो आप देखिए वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही बात है अवेयरनेस की। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप इसको एक लेसन की तरह नहीं बोल सकते। जो लेसन की तरह लाइन है, जो सिंपल लाइन है, आप उसको वैसे बोलिए। लेकिन जो पोयम्स की लाइन है आप उनको लेसन की तरह पढ़ेंगे तो सब गोल गोल हो जाएगा, नहीं समझ में आता। फिर आप एक एक लाइन में निकालिए, तब आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा अच्छा इसका मतलब ये है। तो वही बात कह रही हूँ कि आप इसको आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यानी आप थोड़ा राग में गाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बात क्या है। तो उसने क्या कहा, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यानी मैंने उसके बोहों पे एक लिली देखी। अब यहाँ किसी के लिली होती है, कवि कह सकता है, कवि कुछ भी कह सकता है, पोइट कुछ भी कह सकते हैं, पोइटेस कुछ भी लिख सकती हैं, वो इमेजिनेशन होता है। यानी यहाँ का जो फेस है, यहाँ का जो शेप है वो इतना ब्यूटीफुल है या इतना साफ है, या उसकी वो हो सकता है उसकी फेयर स्किन से कंपेयर करे कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, यानी यहाँ का जो फेस है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, वो लिली की तरह है, सॉफ्ट, एकदम शाइनिंग। लिली बहुत सफेद कलर के होते हैं और शाइनिंग होते हैं, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, लिली वाला, लिली के जैसे, लिली फ्लावर है एक, उसके जैसा है। फिर लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो,
अब लाइफ, अब इसके दो बना दूं अगर मैं, तो इसमें लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो। लेकिन इसने क्या किया, बट लगा दिया और इसने लाइक एज सो नहीं लगाया, तो लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। तो ये हो गया लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। वॉकिंग शेडो का मतलब है कि अगर आप चलते हैं, आप रन करते हैं, आप चलते हैं, तो एक शेडो बनती है। तो कि वैसे ही क्या है, जिंदगी है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, तो एक अभी मैं जैसे पढ़ भी रही थी तो मैंने कहा चलो ये एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे उदयपुर के लिए कहते हैं, उदयपुर इज द वेनिस ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द वेनिस ऑफ राजस्थान इंडिया, है ना। उदयपुर इज वेनिस ऑफ इंडिया। वेनिस की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो ऊपर से देखने पर लगता है, या अगर आप ड्रोन कैमरे से देखें या उसकी बनावट देखें या उसकी खूबसूरती देखें, वो कैसी है, वो वेनिस जो सिटी है उसके जैसे लगती है, इसीलिए कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा भी होगा, कालिदास के लिए इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास के लिए कहते हैं, कालिदास इज दिस शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज लाइक अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर जैसा है वैसा कालिदास है। शेक्सपियर जैसे पोयम भी लिखता है, प्रोज भी लिखता है, प्लेस भी लिखता है, उनको बोल के भी बताता है, वैसे ही कालिदास ने किया। कालिदास ने भी खुद लिखा, उसने उस चीज का गायन भी किया। जो उसने पोयम्स लिखी, उसने प्लेस लिखे, वो उसने इनेक्ट भी करवाए। जो एक उसका है, कालिदास का प्ले है, उसने उसका इनेक्ट भी कराया। शायद से शाकुंतलम है या फिर एक और है, वो उसने इनेक्ट भी करवाया लोगों से और उसकी बहुत तारीफ हुई। एकमात्र कालिदास का प्ले है जिसका इनेक्ट हुआ था, जो एक्ट किया गया था। वैसे ही इसीलिए कालिदास को क्या कहते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसने पोयम भी लिखी, प्लेस भी लिखे, वो प्रोज भी लिखे, सब लिखे, और उसने इनेक्ट भी करवाया, और वो गाता भी था। शेक्सपियर ने भी पोयम्स गाई हैं और इसने कालिदास ने भी। अच्छा, शेक्सपियर जब प्लेस लिखता था, आप एक बात गौर करिएगा, बीच में गाने भी हैं। जैसे अपने हिंदी फिल्मों में होता है, फिल्म चल रही है, बीच में गाना भी है, फिल्म चल रही है, फिर बीच में गाना भी है, शादी के गाने हैं, किसी से बिछड़ने के गाने हैं। वैसे ही शेक्सपियर के प्लेज हैं, उनमें वो जो गाने हैं वो इसीलिए हैं। वो प्लेज अब आजकल हम पढ़ते हैं, जब उनको एक्ट किया जाता है तो वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, पढ़ने में डिफरेंट फीलिंग होती है। पढ़ने में आपको वो गाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखने में म्यूजिक के साथ वो आपको अच्छा लगेगा। तो वही बात है, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप पोयम पढ़ रहे हैं तो इसको टुकड़ों में पढ़िए, एक साथ आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में कब आएगा, जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो, ये होता है। तो इसीलिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बोला भी कि उदयपुर इज अ वेनिस सिटी ऑफ इंडिया, है ना। वेनिस सिटी का मतलब है कि वेनिस सिटी नहीं आ गई है यहाँ पे, उसकी जो खूबसूरती है उसी का वो चीज है, वेनिस का ही चीज है। तो उदयपुर इंडिया लिख लो, राजस्थान लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। तो वही बात है।
अब एक और ऐसा ही आता है पेरिस। जयपुर को क्या कहते हैं? पेरिस। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेरिस जैसा ही है, पेरिस जैसी खूबसूरती है पेरिस। इसीलिए पेरिस की जो खूबसूरती है वो जयपुर में मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो वही बात है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ, अगर आपको मेटाफर समझना है तो मैंने भी पढ़े, मेरे को एक्चुअली जो पोयम्स हैं उनका मेटाफर थोड़ा सा निकालने में हुई, मैं और आपको बता दूंगी। लेकिन मेटाफर जो है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। एक्चुअल पोयम में यही लैंग्वेज यूज होती है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्लू, ये जो दाई लगा हुआ है, लिली है, लिली फ्लावर है, एक्चुअल में यही चीज होती है। ये जो है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, ये भी एक पोयम की है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ना, मैंने इसीलिए लिए ये दोनों एग्जाम्पल कि ये तो हो गया कंपैरिजन, ये तो बहुत सिंपल लाइन है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, ये क्या होती है? ये पोयम से रिलेटेड होती है। इसीलिए मैंने पोयम से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ली कि इन दो एग्जाम्पल से मेटाफर समझ में आएगा कि लैंग्वेज कैसे यूज होती है, कैसे वर्ड्स यूज होते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये दाए और ये, इनका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। दाए का मीनिंग होता है यू। अगर आपको आपके टीचर्स ने बताया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इनसे रिलेटेड एक एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ, विच आई गिवन, दैट इज द मोस्ट जो एडवाइस है इन सब से रिलेटेड, वो ये है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर्स लिखें तो उसमें ये जरूर जोड़े कि यहाँ पे ये दाए और ये सब यूज हुआ है। तो उससे आपको थोड़ा सा नंबर एक्स्ट्रा इसलिए मिल जाएगा कि जो चेक करने वाले हैं उनको ये लगेगा कि इसने बहुत डीपली आंसर लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और इनको हाईलाइट कीजिए कि पोएट यूज दीज वर्ड्स इन दिस पोएम। तो वो अच्छा होगा। और एक दो लाइनें भी आप लिख सकते हैं कि इस पोएम में ये लाइनें हैं जिसमें ये वर्ड यूज हुए हैं। तो वही बात है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये भी पोएम से ही है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। तो यही मैं कह रही हूँ कि आपको इनको समझने में बस यही है कि मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता है, बट इनमें ये मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता, बट सिमिली में लाइक और एज यूज होता है। तो आज मैं यही बता रही थी कि मेटाफर में क्या डिफरेंस है, सिमिली में क्या डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को, एक मिनट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यस, यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, आप ले सकते हैं। ये अच्छे एग्जाम्पल इसलिए हैं क्योंकि पोयम से रिलेटेड है और कोई बात ही नहीं है। बट वॉकिंग शेडो, see a lily on thy blue। ये है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। मैंने थोड़ा ढंग से लिख दिया है कि आपको थोड़ा सही लगे समझने में, स्क्रीनशॉट लेने में। तो मैं यही कह रही हूँ, जैसे ये वाली लाइन है ना, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्लू, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सबके लिली है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पार्ट है ना,
ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना पार्ट है, ये लिली फ्लावर के जैसे शाइनिंग है, लिली फ्लावर के जैसे खूबसूरत है। इसका मतलब यही होता है। और ये है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ है लेकिन किसकी जैसे है? लाइफ है लेकिन एक अपन जब परछाई की तरह है, चलती हुई परछाई की तरह है। तो ये वही बात है कि इसमें लाइक एज लाइक हो, या सिर्फ लाइक भी हो सकता है, सिर्फ एज भी हो सकता है। तो वो क्या है? सिमिली है। लेकिन मेटाफर में ये सब नहीं होता। तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट अपना है कि नेक्स्ट अपना जो लिटरेरी टर्म्स है ना, नेक्स्ट अपना जो लिटरेरी टर्म्स है वो है पर्सोनिफिकेशन। आपने पढ़ा है कभी पर्सोनिफिकेशन? वैसे तो आजकल छोटी क्लासों में ही सब शुरू हो जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम है उनके लिए जब वो सब्जेक्ट लेते हैं जब शुरू होता है पर्सोनिफिकेशन। तो सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, अब हम आ गए पर्सोनिफिकेशन पे। पर्सोनिफिकेशन में एक बहुत ही जो बात है बहुत सिंपल सी है कि आपका जो अंदर से बिहेव है, आपकी जो अंदर से फीलिंग है, आप अगर उसको एक इंसान के रूप में बता दें वो पर्सोनिफिकेशन है ना। जैसे मैं कह दूं ओके फीलिंग्स, जैसे फीलिंग्स एज अ मैन, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या मतलब है ना। इसीलिए मैं धीरे धीरे आराम से हिंदी में बता रही हूँ कि ओके मैन की फीलिंग है, उसको मैन बता दो, उसी को आप मैन बता दो तो वो पर्सोनिफिकेशन है। आपको नहीं समझ में आएगा। पर्सोनिफिकेशन इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई फीलिंग है अंदर की, आप उसका क्या कर दो, आप उसको ही मैन बता दो। मैन का मतलब ये नहीं है कि मैन ही बता दो, वुमेन ही बता दो। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ 3 to 4 वर्ड्स जहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारे सोचने समझने की क्या है कि कैपेसिटी ऑन अनदर लेवल खत्म ही हो गई है। देखिए एक तो होता है मैन, एक होता है वुमेन, होता है यही होता है। एक होता है मैन, एक होता है वुमेन, ठीक है। क्योंकि हम पर्सोनिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें ये वर्ड आता है कि आप उसको मैन ही बता दो, तो आप कहेंगे मैन ही क्यों बताओ, वुमेन भी बताओ। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश इतनी आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा कहते हैं अच्छा कुछ काम के लिए कहते हैं मैन कर सकते हैं, अरे मैन का मतलब है विमेन भी कर सकती हैं। इतनी अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाइए। क्या होता है कि ऑल द वर्क्स डन बाय मैन, ठीक है, ऑल द वर्क्स डन बाय मैन। अब आप ध्यान से देखिए, कभी कभी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या कुछ चीजों पे गौर नहीं करते हैं तो आपके साथ ये गड़बड़ हो जाती है। ऑल थिंग्स आर डन बाय मैन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन कुछ नहीं कर रही हैं, विमेन बहुत कुछ कर रही हैं। उसमें ही सब आ जाते हैं उसमें, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड हैं ऐसे, लेकिन लोगों की सोच एक ही तरफ पे आ गई, फेमिनिज्म। विमेन क्यों नहीं बोला? अरे विमेन इसलिए नहीं बोला, थोड़ा पढ़ो इंग्लिश को, उस मैन में ही सब आ गए। अब जैसे एक बात है, मैंने भी पढ़ी ये बात, एक बुक से पढ़ी थी। अभी वो बुक तो मेरे को क्या है कि वापस उस लाइब्रेरी में देनी पड़ी जहाँ से मैं लाई थी। उसमें मैंने ये सब सीखा था कि मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। मैं ऐसे ही नहीं बता रही, उस बुक में वास्तव में लिखा हुआ था। वास्तव में वो बुक बहुत अच्छी थी, पर मैं उसको ले नहीं पाई क्योंकि वो सर ने बोला नहीं ये बुक यहीं रहेगी। हालांकि उन्होंने उसका कोई यूज नहीं किया, लेकिन मुझे भी नहीं दी। तो मैं उस बुक को आज तक याद करती हूँ। मैंने वो पढ़ी थी जब मैं
अप्लाई कोर्स कर रही थी, जब मैंने वो बुक पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश में काफी चेंजेस आ गए, वो जो पुराना टाइम था वो नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब जब जैसे मैन की बात आई, इसीलिए एक होता है मैन, एक होता है विमेन, ठीक है, अपन यही पढ़ते हैं। इसका मतलब आदमी, इसका मतलब कि कोई औरत है, कन्या है, ठीक है। कन्या के लिए टीनेज, आजकल टीनेज वर्ड चल रहा है, तो वो तो हो गया कि लड़कियों में जो है कि ये टीन है, ये गर्ल है और ये विमेन है। ऐसे 3 कैटेगरी हो गई कि एक टीनेज है, एक गर्ल एज है और एक विमेन एज है। ऐसे 3 कैटेगरी हो गई, तो वो तो बात सही है। वैसे ही मैन में भी कहते हैं कि ये टीन है, ये बॉय है एंड ये अडल्ट है, कहते हैं ऐसे, अडल्ट है। और फिर आता है कि मैन है, कहते हैं टीन है, बॉय है, अडल्ट है, और फिर क्या है, मैन है। इसमें भी आता है ना कि अडल्ट आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अडल्ट मैन ही है, विमेन्स भी हैं, तो अडल्ट विमेन लगा देते हैं या बोल देते हैं, या अपन ऐसे बोल देते हैं शी इज अडल्ट। शी इज अडल्ट का मतलब क्या हुआ कि शी का मतलब लड़की, ही का मतलब लड़का, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक चीज बहुत आपको समझने की जरूरत है, ये मैंने उस बुक से ही पढ़ा था कि इंग्लिश में बहुत कुछ चेंजेस आ गए। जैसे मैं अभी रिसेंटली आपको बता देती हूँ, आपने अपनी किताबों में भी देखा होगा, होटल, पहले होटल में लिखते थे ए होटल, अब क्या करने लगे एन होटल, क्यों? क्योंकि ओ से बोलने लग गए। तो वही बात है। अब आपने बोला मैन और वुमेन, ठीक है, अब अडल्ट, ही इज अ अडल्ट पर्सन ऐसे बोलते हैं, तो कैसे पता चला कि मैन के लिए बोला है या लड़के के लिए बोला है? क्यों? क्योंकि ही लगा दिया, इसलिए क्या बोला, ही इज अ अडल्ट पर्सन। तो ही से ही बोला ना, ही, तो ही से क्या पता चल गया कि मैन के लिए है, और शी बोलेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि विमेन के लिए है, या किसी गर्ल के लिए है, या बॉय के लिए है, ऐसे होता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, जब आप एक एज पे, एक इस पे पहुंच जाते हो जहाँ पे मैन भी है, विमेन भी है, तब क्या लगाया जाता है, तब आप ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो एक पूरी जो एक होता है ह्यूमन कम्युनिटी के लिए। आप ये कह सकते हैं जरूर कि सिर्फ ही और शी से ही मत पहचानिए कि वो लड़का है या लड़की। ऑफिस में जो वर्क करते हैं तो उनके लिए भी ही लग जाता है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, चाहे वो 50 इयर्स हो, चाहे वो 60 इयर्स लेडीज हो, चाहे वो 50 इयर्स लेडीज हो, वो 75 इयर्स लेडीज हो, कोई भी हो, उनके लिए भी आप बहुत अपर लेवल पे पहुंचने के बाद आप ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं पता तो आज आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऑल द वर्क्स डन बाय मैन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विमेन्स को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें अब बॉय हो, उसमें गर्ल हो, उसमें मैन हो, उसमें विमेन हो, और उसमें कोई भी हो, इन सब के लिए क्या कह दिया, ऑल द वर्क डन बाय मैन। इसका मतलब उसमें पूरी ह्यूमन कम्युनिटी आ गई। कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप एक बिल्डिंग बनाएं, ठीक है, बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें सब लगे रहते हैं, औरत भी हैं भाई, थोड़े छोटे बच्चे, कई छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं बाल अपराध, लेकिन फिर भी होता है, ऐसे कोई नहीं है कि नहीं होता, बहुत होता है कि चाइल्ड लेबर होता है, नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन होता है आजकल भी। तो मान लो आप कोई बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रही है और उसमें खूब सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कह देंगे कि ऑल दी वर्क डन बाय मैन। आपको पता है इस मैन का क्या मतलब है?
इस मैन का मतलब ये है कि जितनी भी ह्यूमन कम्युनिटी है, इसमें बर्ड्स नहीं है, पक्षी नहीं, इसमें बर्ड्स नहीं है, इसमें कोई भगवान ने ऊपर से आके काम नहीं किया है, या कोई शेर, कुत्ते, बिल्ली, इन्होंने, आप अगर इन सबको एक कैटेगरी में रखो तो आप क्या बोलेंगे? एनिमल्स बोलेंगे। वैसे ही ये जो मैन है, इसका मतलब है ऑल दी ह्यूमन कम्युनिटी। ह्यूमन कम्युनिटी का मतलब है जो मानव रूप में है। अब मानव रूप में 18 साल का बच्चा भी हो सकता है, 20 साल का बच्चा हो सकता है, 22 साल की लड़की हो सकती है, 24 साल की लड़की हो सकती है, 45 साल की एक औरत हो सकती है, 75 साल की औरत हो सकती है। लोग काम करते हैं, 75 इयर्स पे भी काम करते हैं। तो ऑल द वर्क डन, ऑल द वर्क इज डन बाय मैन। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ह्यूमन कम्युनिटी है, उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में काम किया है। अच्छा, सिर्फ लेबर नहीं, अगर एक बिल्डिंग बनती है तो सिर्फ लेबर से थोड़ी बनती है, किसी ने लैंड भी ली होगी। अब वो लैंड ली है, उस पे तो बिल्डिंग बनाएंगे। अगर लैंड ली है, उस पे बिल्डिंग बनाएंगे। तो लैंड किसने ली है? लैंड एक लड़का भी ले सकता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि 22 साल के लड़के ने इतनी बड़ी जमीन ले ली है ना। या लड़की ले सकती है, या एक औरत ले सकती है, या 50 इयर्स पर्सन, या 50 इयर्स मैन, 50 इयर्स वुमन, 50 इयर्स एज तक कोई वुमन ने वो लैंड खरीदी हो, फिर उसने ये बिल्डिंग बनाई हो। अब उसमें कारीगर लगे हैं, आर्किटेक्चर भी लगा है, उसमें सामान भी लगा है, जब एक बिल्डिंग बनती है। अब आर्किटेक्चर वुमेन हुई और लेबर मैन हुए, ज्यादा मैन लेबर हो गए। अब आर्किटेक्चर मैन है, लेबर मैन, वुमेन, चाइल्ड सब हैं। तो आप क्या कहेंगे? ऑल द वर्क इज डन बाय मैन। तो बाय मैन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अपन इस डिजाइन को मिटा देते हैं। तो बाय मैन, वर्क में अगर मैन आ गया, इसका मतलब है ऑल द ह्यूमन कम्युनिटी। ह्यूमन कम्युनिटी का मतलब जो मानव रूप में है, यानी कि बंदरों ने आके काम नहीं किया बिल्डिंग बनाने के लिए। सिर्फ एक आदमी ही का वो नहीं है कि आदमी ने ही काम किया है, ह्यूमंस ने, यानी जो भी ह्यूमंस में आते हैं। इवन मैंने देखा है कि 12-15 साल के लड़के भी काम करते हैं। तो मैं उसी बेसिस पे बोल रही हूँ। अगर आपने यहाँ नहीं देखा तो आप बड़ी सिटीज में देखिए, करते हैं बच्चे काम, जबकि नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये होता है ह्यूमन कम्युनिटी। अगर इसी में ऑल द वर्क इज डन बाय शी, है ना, या विमेन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन ने ही काम किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि ह्यूमन। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, शी वर्कड वेल। आपको पता है मैंने इसका मतलब क्या पढ़ा था? एक बुक में ही पढ़ा था मैंने, इन ऑफिस शी वर्कड वेल। तब उसमें एक नीचे लाइन लिखी थी कि इस शी का मतलब है कि जितने भी वहाँ ह्यूमन कम्युनिटी में है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो उन्होंने काम अच्छा किया। वर्कड वेल यानी काम अच्छा किया। तो आप सिर्फ इसी में मत रहिए कि ही का मतलब आदमी, शी का मतलब औरत, इसमें मत रहिए। और चाइल्ड का मतलब बच्चा, और ओल्ड का मतलब कोई बूढ़ा आदमी। ऐसे इतने अगर आप प्रोनाउंस लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा कब होगा? ही, शी, चाइल्ड एंड ओल्ड, और ओल्ड पीपल वर्क इन दिस ऑफिस। तो आप इतने सारे थोड़ी ना प्रोनाउन लगाएंगे कि हर किसी को कैटेगरी करेंगे। कैटेगरी करने के लिए एक लिमिट होती है, उसके बाद आप ये सब
लगाना पड़ता है आपको। शी वर्क वेल इन ऑफिस, इसका मतलब ये है कि जितने भी वहां काम करने वाले हैं इस शी में भी सब आ गए, सारी ह्यूमन कम्युनिटी आ गई इस शी में भी। तो आप एक दायरे में मत रहिए कि शी का मतलब आदमी, शी का मतलब औरत और ही का मतलब आदमी। इनको दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, पूरा ह्यूमन कम्युनिटी के लिए। इसमें आप अपना फेमिनिज्म मत डालिए कि विमेन के लिए कुछ नहीं बोला। और मैं ये कह रही हूँ, आप अपने कोई छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए, वो बहुत आर्ग्यू करते हैं सारा काम आदमी क्यों करे, औरत भी तो कर सकती है। अरे इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें औरत का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी ह्यूमन कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं ऑल द वर्क इज डन बाय मेन। यानी ये जो बिल्डिंग बनी है, लैंड औरत ने, किसी लेडी ने ली है, हो सकता है वो बिजनेस करती हो तो उसने लैंड ले ली तो उस पर बिल्डिंग बनानी है, उसको लगा ये आर्किटेक्चर अच्छा है तो उसने एक आर्किटेक्चर हायर किया उसने, मान लो जेंट्स है, वो जेंट्स और लेडीज में जेंट्स का मतलब जेंट्स और लेडीज का मतलब लेडीज, वो उस लैंग्वेज में है कि जेंट्स का मतलब जेंट्स और लेडीज का मतलब लेडीज। इसीलिए क्या होता है कि कुछ चीजें अपनी गलत हो जाती हैं, स्पेशली इन इंग्लिश, कि हम भूल जाते हैं कि हम एक दायरे में हैं। आप लैंग्वेज को दायरे में नहीं पढ़ सकते, चाहे वो आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ो, आप हिंदी लिटरेचर पढ़ो, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, आप इनको, या लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को आप दायरे में नहीं पढ़ सकते। इसका दायरा, इसका जो एरिया है इस बहुत बहुत ही डीप, इट्स इन डीप, बहुत डीप है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए। अगर एक बिल्डिंग बन रही है, लैंड एक लेडी ने ली और उस पे काम, आर्किटेक्चर का काम किसी लड़के ने किया, कोई अच्छा आर्किटेक्चर हो उसने हायर कर लिया और लेबर लग रही है जिसमें बच्चे भी काम कर रहे हैं, बूढ़े भी काम कर रहे हैं, औरत भी काम, लेडीज भी काम कर रही हैं, तो वो ये कहेंगे ऑल द वर्क इज डन बाय मेन। तो अब कोई तीसरे पर तो कोई घोड़े, शेर, हाथी, भालू थोड़ी ना काम करेंगे, ये सब काम किनको आते हैं, इनको ही आते हैं। तो इसका मतलब होता है ऑल जो ह्यूमन कम्युनिटी में आते हैं उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में मदद की है, उनकी वजह से बिल्डिंग बनी है, कि किसी ने लैंड ली, किसी ने आर्किटेक्चर किया, किसी ने लेबर का काम किया। तो वही बात है कि लेबर में भी सिर्फ आप, आजकल लेडीज भी बहुत लेबर वर्क करती हैं। अगर आपने बड़े शहरों में देखा होगा, मैंने देखा है आजकल, तो मैंने हमारे यहाँ पे भी देखा है, बहुत बार देखा है मैंने, तो लेडीज भी करती हैं, वो ईंटें उठाती हैं, सर पे बजरी उठाती हैं, तो इसमें ऐसे ही लिखेंगे ऑल द वर्क इज डन बाय मेन, उसमें पूरा ह्यूमन कम्युनिटी आ जाएगा। और ये मैंने पढ़ा है ऐसा, वही मैं कह रही हूँ। अब जैसे आप एक, मैं 2 वर्ड से समझाऊंगी, एक होता है डायरेक्टर, अब मैं 2 स्पेलिंग लिखती हूँ, ये क्या हो गई डायरेक्टर की स्पेलिंग, इसको ही मैं यहाँ लिख दूं तो ये क्या है, ये स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, DIRECTOR, डायरेक्टर DIRECTOR, ये भी है। लेकिन एक को आप पढ़ते हैं, अगर मैं हिंदी में लिख के बताऊं जब आपको समझ में आएगा। इसीलिए ये हो गया डायरेक्टर और ये हो गया डायरेक्टर। आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप इसको बोलेंगे कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है। कौन सी? ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश। और ये है अमेरिकन। पता है क्यों? ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन क्यों है? बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत छोटा सा रीजन ये है कि आप बोलें, आप अगर बोलने में ऐसे बोलेंगे डायरेक्टर, तो ये आई है ना, आपको पता है सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से निकली हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कहते हैं अगर इस पूरे संसार में लैंग्वेज हैं तो वो संस्कृत से निकली हैं। इवन ये प्रूफ हो चुका है,
अभी दोबारा रिसर्च हुई थी कि कंप्यूटर में जो बटन फिक्स हैं, आप टाइपिंग करते हैं, आप देखेंगे अल्फाबेट एक तरह पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट होके उनको फिट किया गया है ताकि सही आए। और आता, आप हिंदी में टाइप करिए अपने फोन में, आपको ए आ ई एकदम एकदम क ख ग घ ड़ च मिलेंगे, च छ ज य। लेकिन इंग्लिश में अल्फाबेट आपको ए कहाँ मिलेगा, बी कहाँ मिलेगा, सी कहाँ मिलेगा, ऐसी होता है। तो वही रीजन है कि यहाँ पे क्या आया, ये आए, डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आय आ गया। अपन इसको आई बोलते हैं। अब ये वोवल और ये कॉन्सोनेंट मिल गए तो ये क्या हो गया, आय बन गया। आपने पढ़ा है ऐसा हिंदी में? अगर आप किसी ने संधि पढ़ी है तो उसमें होते ना आय बन जाता है। तो वही बात है। तो ये हो गया डायरेक्टर और ये हो गया डायरेक्टर। अपन इसको आई बोलते हैं, ई नहीं बोलते। लेकिन उनका रीजन ये था कि ये ई का साउंड इसलिए होना चाहिए, मैं बताती हूँ क्यों। मैनर्स के कारण, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। मैनर्स के कारण, मैनर्स ये है कि ब्रिटिशर्स बोलते थे डायरेक्टर, क्योंकि वो जैसा वर्ड है वो वैसा बोलते थे कि आई लगा हुआ है तो हम इसको आय बोले, है ना। आई लगा हुआ है तो हम इसको आई ही बोले। लेकिन अमेरिकन्स ने बोला ये डायरेक्टर भी तो हो सकता है। पता है क्यों? मैनर्स के कारण, कि अगर आप किसी से बात करें तो बात इस तरह से करें कि आपका मुंह कम खुले। अब आप ऐसे बोलेंगे डायरेक्टर, ही इज अ डायरेक्टर, तो वो मुंह क्या होगा, वो ज्यादा खुलेगा किसी के सामने। लेकिन आप बोलेंगे ही इज अ डायरेक्टर, तो साउंड भी आ रही है, मुंह भी कम खुल रहा है। तो उनका ये परसेप्शन था, उनका ये एडवाइस थी कि आप क्यों बोल रहे हैं आप। उन्होंने कई स्पेलिंग्स चेंज कर दी अमेरिकन्स ने। अमेरिकन जो आप अगर डिक्शनरी देखें उसमें कई स्पेलिंग्स आपको चेंज मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी, वो इसी कारण मिलेंगी। तो वही बात है कि वो डायरेक्टर, वो बोले इज अ डायरेक्टर, मेरा नाम मुंह खुला, डायरेक्टर, और आवाज भी हाई और वर्ड भी हो गया। तो इसीलिए, और ये इसी डिफरेंस से मैंने उस बुक में पढ़ा था। जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ कि अब डायरेक्टर क्या हो गया, है तो दोनों ही, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये कहते हैं ये पुराना वर्ड हो गया, ये न्यू वर्ड हो गया, ये क्या है, ये मॉडर्न वर्ड है। तो ये हो गया डायरेक्टर, वो हो गया डायरेक्टर। स्पेलिंग सेम है, सही भी दोनों सेम है, लेकिन बोलने का फर्क है कि भाई आप थोड़े मैनर्स रखो, दूसरों के सामने बोलो तो थोड़ा मुंह कम खोलो, बस यही बात है। एक स्पेलिंग चेंज हुई है, मैं बताती हूँ, COLOR, कलर COLOUR। अगर किसी ने पढ़ा है, पहले कलर की स्पेलिंग ये होती थी COLOUR, कलर। अमेरिकन्स ने बोला कहाँ से आपको इसमें यू का साउंड आ रहा है, या कहाँ से आपको इसमें कुछ आ रहा है, ये स्पेलिंग पुरानी कर दो। क्या कर दो, है तो सही स्पेलिंग ये, लेकिन ये क्या है, ओल्ड वन। क्या हो गई, ये ओल्ड वन हो गई, और ये क्या हो गई, ये न्यू वन हो गई। बस यही बात है। इसीलिए पर्सोनिफिकेशन जब भी समझ में आएगा जब आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस समझ में आएंगे। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आए तो पर्सोनिफिकेशन सही नहीं हो सकता। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है आप किसी की फीलिंग्स को ह्यूमन में कन्वर्ट कर दें। मान लो क्राई को आप एक इंसान बना दें पोयम के जरिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। जो काम ह्यूमंस करते हैं वो आप उसी को नेचर से रिलेट करके आप या अपने अंदर की फीलिंग्स से रिलेट करके आप उसको ही ह्यूमन बना दो, तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें है पेशेंस। इसका मतलब तो वो जो पोएट है मिल्टन जो पोएट है, ये किसने यूज किया है ऐसा,
मिल्टन ने, तो मिल्टन ने यूज किया है और उसने बोला प्रिवेंट्स मी, पेशेंस प्रिवेंट्स मी। अब वो अकेला बैठा था, अब उसको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला। उसने बोला पेशेंस प्रिवेंट्स मी, यानी पेशेंस ने मुझे रोका। अब पेशेंस कोई इंसान थोड़ी है, धैर्य कोई इंसान थोड़ी है। कोई इंसान का नाम धैर्य हो सकता है लेकिन धैर्य इंसान नहीं हो सकता। वो अंदर की फीलिंग्स है कि आपको धैर्य करना है, आपको क्रोध करना है, आपको क्या करना है ना। तो वही बात है कि उसने इसको क्या कर दिया, इसको ह्यूमन बना दिया कि पेशेंस प्रिवेंट्स मी, ह्यूमन बना दिया। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब मून वेल्ड हर फेस, मून के लिए आप कह सकते हैं। अब घूंघट कौन निकालता है, महिलाएं निकालती हैं महिलाएं। घूंघट कौन निकालता है, महिलाएं निकालते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, फीलिंग्स को क्या बना दो, ह्यूमन, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल है मून के लिए, मून वेल्ड हिज फेस। अब चांद कभी अपने घूंघट निकाल सकता है, घूंघट कौन निकालते हैं, ह्यूमंस निकालते हैं, स्पेशली लेडीज निकालती हैं। आजकल तो नहीं है इतना, पहले तो इतना घूंघट होता था, राजपूतों में है इतना घूंघट होता था। तो अगर चांद के ऊपर बादल आ जाए तो वैसी आकृति बन जाती है कि चांद ने घूंघट निकाल लिया। तो वही बात है कि मून वेल्स हिज फेस, या हर फेस लिख दो, है ना। तो वही वो क्या हो गया, तो घूंघट का काम कौन करता है, घूंघट का काम ह्यूमंस करते हैं। वो किसने कर लिया, वो नेचर ने कर लिया। तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए आपसे इजाजत। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब प्लीज जरूर बताइए कि आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।